तो सर्कल का तीन हम लोग ने लेक्चर कर लिए हैं, ठीक है ना। और साथ में सर्कल के लिए फाउंडेशन जो लेक्चर हमारे चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, उनके बिना तो सर्कल के और डायरेक्ट लेक्चर देख के आपको समझ में आने वाला है नहीं। तो आपको फाउंडेशन लेक्चर भी करने पड़ेंगे, जो मैं देता जा रहा हूँ एक सिस्टमैटिक वे से मैं देता जा रहा हूँ। उसी के अकॉर्डिंग सर्कल के लेक्चर करने हैं, डायरेक्ट मेरे लेक्चर नहीं करने हैं सर्कल के, जो 3 पार्ट मैं करा चुका हूँ। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जो सर्कल चैप्टर है इसका जो फाउंडेशन है, या मैं ये कहूँ कि ये जो चैप्टर है ये किस पिलर पे खड़ा है, इसका पिलर क्या है, इसका फाउंडेशन क्या है। तो मेन जो था वो था स्ट्रेट लाइन। क्या था? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। इसी पर मेन स्टैंड है ये चैप्टर। अगर आपको स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट पता हैं, अगर आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट पता है, तो सर्कल तो यार फटाफट हो ही जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है आपको। तो स्ट्रेट लाइन में हम लोग ने बेसिकली क्या सीखा? मिड पॉइंट सीखा, है ना। मिड पॉइंट कैसे निकालना है, क्या सीखा? डिस्टेंस फार्मूला से, ऑफकोर्स डिस्टेंस फार्मूला तो कॉमन है कि दो पेयर ऑफ पॉइंट से x1 y1 यहाँ दिया हुआ है, h2 y2 वहाँ दिया, इनके बीच का डिस्टेंस बताओ। तो डिस्टेंस फार्मूला से हमने डिस्टेंस निकालना सीखा। फिर स्लोप का कॉन्सेप्ट सीखा। किसका सीखा कॉन्सेप्ट? स्लोप का। और स्लोप में ये सीखा कि अगर दो स्लोप पैरेलल में हैं तो दोनों स्लोप क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। पैरेलल वाला अभी तक आया नहीं है। अगर दो स्लोप परपेंडिकुलर है तो दूसरी वाली स्लोप पहली वाली स्लोप की रेसिप्रोकल हो जाएगी और साइन पलट जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। ये एक स्लोप का कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया। ओके। और क्या सीखा हमने? और साइमल्टेनियस इक्वेशन सीखा कि हमें पता है कि दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, जैसे लाइन ए लाइन बी, अगर इसका कॉमन पॉइंट निकालना है तो लाइन ए की इक्वेशन ऑफ लाइन बी की इक्वेशन ऑफ लाइन एलिमिनेट कर दो। क्या कर दो? एलिमिनेट कर दो। तो हमने सीखा कि किस तरीके से साइमल्टेनियस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, साइमल्टेनियस इक्वेशन से हमने एलिमिनेट किया। एलिमिनेट करके हमने x और y निकाल लिया, और वो x y इस लाइन का भी पॉइंट है। तो भाई जो एक स्ट्रेट लाइन होती है, देखो यार मैं फिर से यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज कराए दे रहा हूँ। जैसे एक स्ट्रेट लाइन, उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जिस तरह सर्कल में 3 फॉर्म दिए हैं इक्वेशन के, x² + y² = r², अगर 0 0 सर्कल है। इसके अलावा x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r का स्क्वायर, फिर इसी का एक्सपेंशन फॉर्म है। तो ये क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना। इसी तरह इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेट क्या होता है? y - y1 = m x - x1। ये होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का फॉर्मेट, जिसमें m जो होता है वो स्लोप होता है। क्या होता है? स्लोप। और स्लोप कैसे निकलता है? जैसे x1 y1 यहाँ यूज़ हो गया, x और y में कुछ नहीं डालेंगे, x और y वैसे ही रखेंगे। x और y के फॉर्म में तो हमें इक्वेशन दिखानी है, x1 y1 डालना है। मतलब कि भाई जैसे कि ये एक लाइन है, तो 2 3 4 1, ये 2 पॉइंट है ए बी। अब मुझे इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए फॉर्मेट क्या है? y - y1 m x - x1। तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया h2 y2, या फिर इसको ले लो h2 y2, इसको x1 y1 ले लो। लेकिन एक को x एक को y, ये तो पता ही है। ऐसे मत कर दो ना कि x1 h2 कर दो, गलत हो जाएगा। x1 y1 तो h2 y2, या फिर यहाँ पर x1 y1 तो यहाँ पे h2 y2। तो यहाँ पर y1 x1 डालो या y2 h2 डालो, कुछ भी डालो। तो इस पॉइंट में कोई भी पॉइंट का यूज़ कर लो, कोई भी एक पेयर का यूज़ कर लो, या यूज़ कर लो 2 3 का, या यूज़ कर लो 4 और 1 का, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ कि इस लाइन में कहीं पर भी कोई भी पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हो।
यहाँ पर कोई पॉइंट है वो इस्तेमाल कर लो, तुम्हारा क्या ही जा रहा है भाई, कुछ भी इस्तेमाल कर लो, कुछ भी इस्तेमाल कर लो। यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट इस्तेमाल कर लो भाई, तुम्हारी जो भी मर्जी है वो तुम इस्तेमाल कर सकते हो, वो तुम इस्तेमाल कर सकते हो। इस लाइन में कोई भी पॉइंट का पेयर ले लो, कोई भी पॉइंट का, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, वो इक्वेशन और लाइन में डाल दो, x1 y1 डाल दो। सर स्लोप में m में क्या डालें सर? m में भाई m का मतलब होता है y2, मतलब m का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 h2 माइनस x1। हाँ, m के लिए तुम्हें दोनों पॉइंट चाहिए। स्ट्रेट ऑफ लाइन के लिए कोई भी एक पेयर यूज़ कर लो, एनी वन, चाहे 2 3 यूज़ कर लो, चाहे 3 माइनस 2 यूज़ कर लो, चाहे 1 माइनस 1 कॉमा 0 यूज़ कर लो, चाहे 4 कॉमा 1 यूज़ कर लो। बट टू फाइंड स्लोप आपको पूरी एक पेयर चाहिए, मतलब 2 पॉइंट पूरे चाहिए। चाहे ये 2 इस्तेमाल कर लो, इसमें भी चाहे ये 2 इस्तेमाल कर लो, 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 चाहे ये 2, एनी वन, y2 y1 में कुछ भी चाहे वो इस्तेमाल कर लो, तुम्हारी स्लोप आ जाएगी। जैसे मैं ये 2 इस्तेमाल कर लेता हूँ, a एंड इसको ले लूँ मैं p, इसको ले लूँ मैं q, चलो मैं a और q से इस्तेमाल कर लेता हूँ, मेरा क्या ही जा रहा है, ठीक है ना। तो y2 मतलब -2, ये वाला -2 माइनस y1 मतलब 3 है ना भाई, ये x2 y2 पकड़ लो, इसको x1 y1 ले लो अब की बार, है ना। और फिर दूसरा वाला नीचे करना है h2 माइनस x1, तो 3 h2 3 माइनस x1 3 सॉरी 2 x1 2 है ना, 3 माइनस 2, समझ गया ना। तो ये हो गया स्लोप तुम्हारा -5/1 दैट इज -5। ले स्लोप आ गई। कुछ भी इस्तेमाल करो, एनीथिंग यू कैन यूज़, कुछ भी पेयर यूज़ कर सकते हो, स्लोप आ जाएगी। ये मैंने रफली फिगर दिया है, तो जब भी तुम स्लोप निकालोगे वही स्लोप आएगा -5। अब ये तो मैंने रफली लाइन ली है ना, ग्राफ वाइज तो लाइन लिया नहीं है। अब हो सकता है ये पॉइंट कुछ और ही हो, तो तुम ये 2 से भी निकालोगे तो वही आंसर आएगा, ये 2 से निकालोगे तो भी वही, लेकिन एक प्रॉपर अगर लाइन लोगे, मैंने एक रफली पॉइंट लिया है तो हो सकता है सेम आंसर ना आए, लेकिन अगर तुम प्रॉपर लाइन लोगे तो कोई भी पॉइंट डाल दो 2 और y2 माइनस y1 h2 माइनस। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्या यही 2 पॉइंट लेना है क्या? नहीं भाई, तुम ये भी 2 ले सकते हो स्लोप के लिए, तुम ये भी 2 ले सकते हो, ये भी 2 ले सकते हो। इसी तरह इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए x1 y1 में कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। तो अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन ऑफ लाइन बना लूँगा। तो y माइनस y1 में मैं क्या ले लूँ, मैं 3 ले लूँ, 3 ले लो, ठीक है, इज इक्वल टू m क्या आ गया, -5 आ गया। ये देखो फॉलो करो ये, और x मैंने वैसे ही रखा, और x1 में y1 मैंने क्या लिया था, 3 लिया था ना, y1 में 3 लिया, तो x1 मुझे 2 लेना पड़ेगा। अब x1 में 2 लेना, अब x1 में तुम कुछ और नहीं ले सकते हो भाई, कि y यहाँ से उठा रहे हो, ना ना ना, ये नहीं कर सकते हो। अगर y यहाँ से उठाया तो x भी यहीं से उठाना पड़ेगा, क्योंकि x1 y1 है। अगर y1 तुमने -2 लिया तो x1 3 लेना पड़ेगा, बस इतना ही ध्यान रखना। पॉइंट कोई भी ले सकते हो, लेकिन वही पेयर को पकड़ लो। तो बस ये बात थी। तो मैंने 3 मैंने ये वाला लिया था, y माइनस y1, तो 2 मैंने ये वाला लेना पड़ेगा x1 के लिए। लो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने में क्या जा रहा है भाई आपका, माइनस इंटू माइनस प्लस, इसका ध्यान रखना साइन साइन का, ऐसे मत करते चलना। 5 2 ज़ा 10, तो सबको वन साइड ले लिया जाता है, -5 आके इधर +5 हो जाएगा, 10 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो -3 -10 -13 हो जाएगा, और प्लस का y है ना, ये देखो यहाँ प्लस है, तो प्लस का y इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मिल गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर यहां से कोई एक लाइन गुजर रही है ऐसे, समझो लाइन m, ये लाइन l थी, इसकी एक इक्वेशन ऑफ लाइन मार लो, निकाल लिया दो। और मुझे अगर इन दोनों का कॉमन पॉइंट चाहिए किसी भी रीजन से, तो कॉमन पॉइंट कैसे निकालते हैं, इसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन और ये वाली की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, दोनों की क्या मार लेंगे, एलिमिनेट कर लेंगे। तो जो भी एक्स वाई आएगा वो इन दो लाइन का कॉमन पॉइंट आ जाएगा। हाउ इजी यार, हाउ इजी। एक स्टोरी को तो पकड़ना है कि भाई तुमने इसकी स्टेट ऑफ लाइन निकाली, कैसे निकाली, x1 y1 था, स्लोप निकाल लिया h2 y2 माइनस y1 अपॉन h2 माइनस, तो m भी आ गया। इसमें भी तुमने क्या किया, x1 y1 तुम्हारे पास था और h2 y2 था, तो स्लो स्टेट ऑफ लाइन में तो कोई भी x1 y1 या h2 y2 चाहिए, स्लोप के लिए लेकिन दोनों चाहिए। तो y2 माइनस y1 अपॉन h2 माइनस x1 से स्लोप निकाल ली इस लाइन की, m आ गया। इसकी अलग इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म कर ली, फिर दोनों को एलिमिनेट मार लिया। ऐसे पहले सबको वन साइड लेकर
एलिमिनेट कर लिया x1 y1, वही क्या हो गया, इन दो लाइन का कॉमन पॉइंट हो गया। इसके बाद दो स्लोप के बीच में रिलेशन मैंने बताया था कि दो स्लोप अगर परपेंडिकुलर पैरेलल हैं, जैसे ये ऐसे एक लाइन ऐसे है एक लाइन ऐसे है, ये दोनों पैरेलल है, समझो एक का m तुम्हारा 2 है m1 और m2 भी क्या होगा 2 हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि पैरेलल है तो m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा। ठीक इसी तरह एक लाइन l है और एक लाइन m है जो कि परपेंडिकुलर है, चलो p ले लें क्योंकि m मतलब स्लोप हम कर रहे हैं ना, तो कंफ्यूज मत हो। तो इसे p का तुम्हें स्लोप पता है कितना है, p का स्लोप समझो 1 है, तो l का स्लोप क्या हो जाएगा, l का स्लोप यानी दूसरी वाली स्लोप इस लाइन का अगर स्लोप m आ गया, कैसे आ गया, अरे भाई इस लाइन की तुम्हें इक्वेशन ऑफ लाइन पता थी, समझो इक्वेशन ऑफ लाइन पता है। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, इसका स्लोप निकालना। मैं इसका स्लोप कैसे निकालूंगा बोलो ज़रा, कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन दी, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे मालूम है, y को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको उधर भेजो 1 by 1 भेजो भेजो भेजो, तो y इज इक्वल टू -13 होकर +13 हो गया, 5x - 5x हो गया, हो गया। तो x के बाजू में जो भी लगा होगा वो m होगा, y इज इक्वल टू, नहीं ऐसे मत करो, हाँ x के बाजू में जो भी लगा रहता है, अगर एक फॉर्म और है तुम्हारे पास y इज इक्वल टू mx + c, ये भी एक फॉर्म है, ये भी क्या एक फॉर्म है इक्वेशन की। तो ये फॉर्म देखिए, फॉर्म देखो, ये फॉर्म इससे मैच नहीं कर रही है, मैच कर रही है नहीं, क्योंकि हमने सिंप्लीफाई कर दिया था, हमने क्या कर दिया था, सिंप्लीफाई कर दिया था। तो तुम्हें क्या करना, y को सबको उधर भेजना पड़ेगा, भेज दिया, x के बाजू में जो भी लगा है वही m होता है, x के बाजू -5 लगे, तो समझो मेरी बात को कि इक्वेशन ऑफ लाइन में कई तरह के फॉर्म होते हैं, सिर्फ यही दो फॉर्म नहीं होते हैं। एक तो फॉर्म होता है तुम्हारा ये y - y1 इज इक्वल टू mx - x1, और एक फॉर्म होता है y इज इक्वल टू mx + c। अगर ये फॉर्म दिया हुआ है तो यहाँ पर m का पोजीशन देख लो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे y - 3 इज इक्वल टू 4x - 2, अगर ऐसी फॉर्म दी गई तो तुम्हें मालूम पड़ गया m क्या है, 4 है, मैच कर लो। ओके, अगर ये फॉर्म दिया हुआ है तुम्हें y इज इक्वल टू -3/2x - 4, अगर ये फॉर्म दी गई, मतलब इसी को सिंप्लीफाई अंदर मल्टीप्लाई करा के इसके सिंप्लीफाइड फॉर्म में है अगर, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है ना, इसका नहीं है, कोई और का सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो यहाँ से इसको ऐसे कंपेयर करोगे, ये वाले फॉर्म से कंपेयर करोगे कि x के बाजू में जो है वो स्लोप है, x के बाजू -3/2 है तो स्लोप हो गया -3/2। तो ये चीज़ याद रखना, ये दो फॉर्म याद रखना, एक ये फॉर्म होती है, इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये फॉर्म आ जाएगी। जैसे इसमें देखो स्लोप क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, अगर मैं इसी को सिंप्लीफाई कर दूँ यही वाली इक्वेशन को, तो तुम्हें 4 पता नहीं चलेगा 4 है क्या है। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई कर दूँ, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करा दूँ, -8 इधर आके +8 हो जाएगा, तो प्लस का 5 हो जाएगा, -4x हो जाएगा, -4x + y -x + 8 हो जाएगा, तो +5 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई होकर ये फॉर्म आई, यही फॉर्म सिंप्लीफाई होकर ये आई। अब इसमें बताओ, अगर तुम यही फॉर्म तुम्हें मालूम है, तुम तो m तो ढूंढते ही रह जाओगे, तुम तो m ढूंढते ही रह जाओगे, m कहाँ है मेरा, स्लोप कहाँ है मेरा। तो क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसी स्लोप है मिक्स मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में है, ऐसे फॉर्म में नहीं है, तो इसको क्या करना, तुम्हारे पास एक तरीका है, y को इधर ही रखो, तनहा रखो, बाकी सबको इधर भेज दो। तो मैं y को यहीं रखूँगा, -4x + 4x हो जाएगा, और +5 -5 हो जाएगा उधर जाकर, है कि नहीं है। अब देखो भाई ये वाला फॉर्म मैच करो, y = mx + c, m के बाजू में जो x के बाजू में जो वही स्लोप है, x के बाजू में क्या है 4 है, वही स्लोप है, ओहो हो आ गया 4 है ना, देखो आया कि नहीं आया 4। इस फॉर्म में भी इस फॉर्म में दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे अलग फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन दोनों में स्लोप देखो सेम आ रही कि नहीं आ रही। तो कुल मिलाकर अगर इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे दे दे तो तुम्हें स्लोप कैसे निकालना पड़ेगा, तो तुम्हें स्लोप y को एक तरफ रख के सबको उधर भेजना, और फिर x में जो भी आ जाए, x में जो भी आ जाए वही क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट वही स्लोप हो जाएगा। देख लो चाहो तो, ये दो अलग अलग फॉर्म है कि नहीं है, ये देखो ये दो अलग अलग फॉर्म है। इस फॉर्म में स्लोप कहाँ है, जो ब्रैकेट के बाहर होता है, ये वाला स्लोप देखो ये है ना, ब्रैकेट के जो बाहर है m, लेकिन इस फॉर्म में स्लोप कहाँ होता है, y तनहा रहेगा, बाकी सबको उधर भेज देंगे, x के बाजू में जो भी है वो हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे
जैसे -3x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसमें तुम्हें स्लोप निकालना है। क्या निकालना है? स्लोप। तो इसमें स्लोप कैसे निकालोगे? अब ये इस फॉर्म में दिख रहा है क्या? नहीं। y माइनस y1 नहीं सर, ये फॉर्म में तो नहीं दिख रहा, तो ये फॉर्म में तुम्हें लाना पड़ेगा। y इज इक्वल टू मतलब y को एक तरफ रखना पड़ेगा, बाकी सबको इधर भेजना पड़ेगा। 4y इधर रखा, -7 उधर जाके +7 हो गया, -3 उधर जाके +3 हो गया। लेकिन y अभी भी पूरी तरीके से इंडिविजुअल नहीं हुआ, y के बाद में 4 है तो y को उधर डिवाइड में भेजो। अच्छा, y जब डिवाइड में जाएगा किस तरफ डिवाइड में जाएगा? इसके कि इसके? बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। 4 के बाजू में जो y के बाजू में जो 4 है ना, इधर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आके डिवाइड होगा। किसके बाजू में? पूरे में डिवाइड होगा। चलो पूरे में डिवाइड होगा, है ना, ये हमें पता है, तो याद रखना पूरे में डिवाइड होगा। ठीक है, तो अब इसके बाजू में क्या है? 3 है क्या? नहीं, डिवाइड बाई 4 भी चल रही कहानी। तो क्या करोगे? ये जो डिनोमिनेटर कॉमन दोनों के लिए है ना, दोनों को इंडिविजुअल कर दो अलग अलग। 3x डिवाइड बाई 4 अलग, 7 डिवाइड बाई 4 अलग, है ना। भाई डिनोमिनेटर कॉमन रहता तो एक नहीं कर देते हम लोग, तो एक हमने अलग अलग कर दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा। तो x के बाजू में क्या है बताओ? अब यहाँ पे देखना पड़ेगा, y इक्वल mx प्लस c वाला फॉर्मेट में x के बाजू में वो स्लोप होता है। x के बाजू में 3 नहीं, 3/4 है। x के बाजू में 3/4 है, तो स्लोप क्या आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा। इस इक्वेशन का स्लोप 3/4 आ जाएगा। तो कुल मिला के अगर इक्वेशन इस फॉर्म में दी है, तो अगर स्लोप निकालना है तो ऐसे निकाल लोगे। ये थी कहानी, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन की थोड़ा बहुत मैंने बेसिक बताने की कोशिश की है। अगर आप पूरा डिटेल में करना है तो इसके 5 to 6 पार्ट हैं जो क्लास 10 में मैंने कराए थे, तो इस तरीके से कर सकते हैं। इसको 3 बार कम से कम लेक्चर को देखना, तो डेफिनेटली ये समझ में आएगा ज़रूर, मुझे ऐसा लगता है। इजी है, बस ये 2 फॉर्म तुम याद रखना, ये फॉर्म नहीं तो ये फॉर्म। ओके, कुछ इस तरीके सर्कल में क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे कि तुम्हें एक लाइन दे दी गई है, लाइन दी गई है तुम्हें, P मान लें। ओके, P मान लिया मैंने, और उसके 2 पॉइंट दिए हुए 2, 3, 4, 6, ये 2 पॉइंट दिए P के। और तुम्हें बोल क्या रहा है भाई? तुम्हें बोल रहा है कि ये Q लाइन है ना, ये Q लाइन है, इसकी क्या बनाओ? इक्वेशन बनाओ। ऐसे बोलेगा, Q की इक्वेशन बनाओ। क्यू की इक्वेशन बनाए भाई? क्यू की अगर इक्वेशन बनाना है, अगर मैं ये वाली इक्वेशन ले लूँ, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, तो भाई क्यू में तो क्यू तो पूरा खाली पड़ा हुआ है। ना तो मुझे क्यू का y1 पता है, ना तो क्यू का मुझे x1 मालूम है, ना ही तो क्यू का मुझे m मालूम है। ठीक है, ये इन दोनों लाइन के बीच में 90 डिग्री का एक ये दे दिया गया और बोला गया है कि ये मिड पॉइंट है। ऐसे 2 डैश मतलब मिड पॉइंट, ये बोला गया। बट अगर क्यू की तुम्हें इक्वेशन बनानी है तो तुम्हें m चाहिए, स्लोप चाहिए, तुम्हें y1 चाहिए क्यू लाइन का, तुम्हें x1 चाहिए क्यू लाइन का। जो भी कहानी दी गई है p की दी गई है, क्यू की तो कोई कहानी नहीं दी गई है। क्यू की तो कोई कहानी नहीं दी गई है, कुछ पूरी इंफॉर्मेशन खाली पड़ा हुआ है मैदान। तो घबराने वाली बात है कि नहीं, क्योंकि हमें एक अप्रोच पता है। हमारे सर ने एक अप्रोच बताया है भाई। क्या अप्रोच बताया है? ये अप्रोच बताया मैथ करने का, काउंटर बिहेवियर होना जरूरी है। कौन सा बिहेवियर होना जरूरी है? काउंटर। काउंटर अगर बिहेवियर है आपके पास तो मैथ तुम कर ले जाओगे। हर चीज को करने की अपनी एक नियत होती है। तुम्हें कितनी भी टेक्निकल इंफॉर्मेशन मालूम हो, लेकिन फिर भी एक हर चैप्टर को डील करने का एक अप्रोच होता है, एक बिहेवियर होता है। हर चैप्टर का अपना एक मैकेनिज्म होता है। चैप्टर का मैकेनिज्म समझा करो। अगर उस चैप्टर का मैकेनिज्म टीचर ने सिखा दिया तो चैप्टर के क्वेश्चन कितने भी घुमा कर आ जाए, हल्का फुल्का जरूर फंसोगे, लेकिन तुम कर ले जाओगे अगर उसका मैकेनिज्म पता है। तो इस चैप्टर का, सर्कल चैप्टर का मैकेनिज्म क्या है? तो सर्कल चैप्टर मैकेनिज्म है स्ट्रेट लाइन, ये इसका मैकेनिज्म। अब तुम्हें पता है स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म है, तो हमें एक अप्रोच रखना पड़ेगा, एक काउंटर भी। ये काउंटर बिहेवियर तो पूरे मैथ में है। काउंटर बिहेवियर क्या भाई? तुम्हें इक्वेशन किसकी पूछी गई है? क्यू की। क्यू में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, पी में इंफॉर्मेशन क्यों है भाई? पी का तो कुछ पूछा ही नहीं गया है। यही हमारा काउंटर बिहेवियर है, ये हमारा काउंटर बिहेवियर है। हम काउंटर करना चाह रहे हैं।
हमारा काउंटर अटैक है कि पी की इंफॉर्मेशन, हाँ दाल में कुछ काला है, काइंड ऑफ यू कैन थिंक इन दिस वे, यू कैन थिंक इन दिस वे कि दाल में कुछ काला है, पी की इंफॉर्मेशन क्यों गिवन है। यहाँ से तुम्हारे दिमाग को एक रास्ता मिलेगा। मैथ बच्चे क्यों नहीं कर पाते मालूम, पीछे से मालूम रहता है कि स्लोप कैसे निकालना है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पीछे से मालूम है, लेकिन उन पीसेस को, उन पार्ट्स को एक लिंक में नहीं जोड़ पाते, एक चेन में, एक चेन जो होती है वो चेन में जोड़ नहीं पाते। तो उसका रीज़न क्या है कि पार्ट में तो मालूम है, उसका रीज़न ये तुम एक काउंटर बिहेवियर नहीं कर पा रहे हो, तुम काउंटर अटैक नहीं कर पा रहे हो। तो जब तुम काउंटर अटैक करने लगोगे तो यहाँ पर मेरा काउंटर अटैक क्या है कि पी की इंफॉर्मेशन क्यू की, मैंने भाई पूछा तो क्यू का गया है, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन की पी में, S1 Y1 S2 Y2, ओके ओके। और मिड पॉइंट ये जो एक ये है, इसको मान लें, ओ मान लें, ओ एक मिड पॉइंट दिया, क्यों मिड पॉइंट दिया हुआ है भाई, हाँ ये काउंटर बिहेवियर है हमारा, काउंटर अटैक है। तो एक काम करते हैं कि हमें पता है कि अगर मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दूँ तो ओ के 2 पॉइंट मिल जाएंगे, एक्स और वाई, हाँ कि ना, हाँ मिल जाएंगे। तो जो ओ का पॉइंट है, जो ओ इस लाइन में है, पी लाइन में, भाई ओ क्यू लाइन में भी तो है। ओहो हाँ सर, ओ तो क्यू लाइन में भी कॉमन पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो पी का भी लाइन का भी, क्यू लाइन का भी है। अच्छा, इसका मतलब अगर क्यू की इक्वेशन बनानी है, अगर मैं मिड पॉइंट निकाल लूँ यानी ओ निकाल लूँ, तो मुझे x1 y1 तो मिल ही रहा है क्यू का। ओह ये बात है, देखा ना काउंटर बिहेवियर से तुमने सोचा क्या मालूम है, तुमने सिर्फ इतना सोचा कि यार पी लाइन पे इतनी इंफॉर्मेशन क्यों गिवन, क्यों ओ मिड पॉइंट गिवन, तुम्हारा ये सोचने का तरीका था, तुमने काउंटर अटैक किया, अपने आप देखो लिंक मिलता जाएगा। तुम्हें x1 y1 मिला, हाँ मिल गया, तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन से मैं मिड पॉइंट निकाल लूँगा, जो मिड पॉइंट होगा पी लाइन का वो क्यू लाइन का भी मिड पॉइंट नहीं होगा बट पॉइंट होगा, क्यू लाइन में एग्जिस्ट करेगा वो पॉइंट, ठीक है ना। चलो मैं निकाल लेता हूँ। तो मैंने ओ का एक्स पॉइंट निकाला, ओ वाले पॉइंट का एक्स वाला पॉइंट निकाल रहा हूँ मैं, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, x1 x2 मतलब 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। क्या इतने छोटे स्टेप मुझे सिखाने पड़ेंगे, नहीं 3 आ गया। और ओ का y वाला पॉइंट निकाल लेता हूँ मैं, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, 3 प्लस 6 9 डिवाइड बाई 2, 9 डिवाइड बाई 2 आ रहा है ना, 3 प्लस, मैं क्या कर लूँ इसको 5 बना दूँ क्या, जिससे कि फ्रैक्शन तुम्हें दिखाई ना दे फिलहाल के लिए। तो 5 प्लस 3 8 बाई 2, ये हो गया 4, लो 3,4 आ गया, मिल गया तुम्हें x1 y1, जो ओ का 3,4 आया ना, ओ का यही तो क्यू लाइन में ही तो ओ एग्जिस्ट कर रहा है, लो मिल गया। हम खुश हुए, हाँ सर खुश हो गए हम तो खुश हो गए, हमें 3y1 x1, तुम्हें आप m की दरकार है, हाँ तुम्हें m ढूंढना है, स्लोप ऑफ q ढूंढना है। तो स्लोप ऑफ q निकालने के लिए, अगर स्लोप ऑफ q निकालना है, q का तुम्हें स्लोप निकालना है mq, तो तुम्हें क्या चाहिए, y2 माइनस y1 अपॉन h2 माइनस x1, ठीक है ना। तो तुम्हें मालूम है, तुम्हें सिर्फ q का क्या पता है, x1 y1 मालूम है q का, क्योंकि o जो है q का पार्ट है, o है वो q का पार्ट है। अब तो q लाइन का ही तुम्हें h2 y2 चाहिए, तो ये वाले मत लेना। तो भाई यहाँ तो फंस गए, क्योंकि x1 y1 तो मुझे पता है, लेकिन h2 y2 मुझे नहीं मालूम है। चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ से नहीं निकाल सकते स्लोप, क्योंकि तुम्हें सिर्फ एक पॉइंट पता है, बाकी पॉइंट तुम्हें नहीं मालूम है। एक और तरीका है तुम्हारे पास, क्या तरीका है, मैंने क्या कहा था, काउंटर बिहेवियर। काउंटर बिहेवियर बहुत ज़बरदस्त, मैं एक ये बता रहा हूँ, अप्रोच बता रहा हूँ। यार ये परपेंडिकुलर क्यों दिया हुआ है, अभी तक के तो जो मैंने x1 y1 निकाल लिया था q का, परपेंडिकुलर का तो कहीं रोल आया ही नहीं, ये मेरा काउंटर अटैक हुआ, परपेंडिकुलर क्यों दिया हुआ है। हाँ मुझे स्लोप में एक कॉन्सेप्ट पता है कि अगर दो स्लोप आपस में परपेंडिकुलर हैं तो दूसरा वाला जो m हो जाएगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा और साइन पलट जाएगा, मतलब माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, नया m2 निकालेंगे तो ये पता है। इसका मतलब अगर मैं इस वाली p वाली लाइन का m निकाल लूँ तो q लाइन का m क्या हो जाएगा, अगर परपेंडिकुलर है तो इसी पहले वाले m को, p वाले m को मैं क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल और साइन पलट दूंगा। तो मैं चलो p वाला m निकालता हूँ, m p यानी स्लोप ऑफ p निकालता हूँ मैं। स्लोप ऑफ p के लिए मैं वही डालूंगा, y2 माइनस y1 अपॉन h2 माइनस x1, मतलब कुल मिला के p लाइन के पॉइंट डालना है। p लाइन के पॉइंट चाहे तुम ये 2 पॉइंट यूज़ करो, चाहे ये 2 पॉइंट यूज़ करो, चाहे तुम ये 2 पॉइंट, भाई कुछ भी इस्तेमाल करो, कोई तुम्हें डर नहीं है।
चाहे ये 2 पॉइंट, क्योंकि ये ओ पॉइंट भी पी का ही हिस्सा है, ठीक है ना, तो बाकी 2 पॉइंट तो पी के हिस्से हैं ही हैं, तो ये जो वाला पॉइंट है ये भी पी का हिस्सा है। तो चाहे जो निकालना हो इन दो को इस्तेमाल कर लो, इन दो को इस्तेमाल कर लो, चाहे तुम इन दो को इस्तेमाल कर लो, कोई डर नहीं है तुम्हें। तो 5 - 3, मैंने ये दो को इस्तेमाल किया, 5 - 3 डिवाइडेड 4 - 2, है ना, y को y से माइनस करो, x को x से माइनस करो, तो 2 डिवाइड बाई 2 1 आ गया। m क्या आ गया, 1 आ गया, 2 डिवाइड बाई 2। अब आप बोलो सर ये मैं ये दो कर रही हूँ, मेरा m अलग आ रहा है, तो मैंने रफली फिगर लिया है, मैंने रफ फिगर लिया है, मैंने कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं, मैंने एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं। तो जब आप बुक में जो भी एग्जांपल दिया होगा, चाहे तुम इन दोनों के स्लोप निकालोगे या इन दोनों से स्लोप निकालोगे या इन दोनों स्लोप निकालोगे, स्लोप वही आएगा। फिलहाल अलग अलग आ सकता है, उस पर ध्यान मत दो, क्योंकि मैंने एक रफली फिगर से मैं समझा रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। तो एम आ गया 1, एम क्या है, पी का है। अब मुझे किसका एम निकालना है, क्यू का एम निकालना है। क्यू का एम निकालने के लिए एम और पी में, पी और क्यू में क्या रिलेशन है, परपेंडिकुलर। तो मैं क्या करूँगी, इसको रेसिप्रोकल, अब 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा, 1/1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा इत्तेफाक से, है ना, 1 ही होगा। और साइन क्या दे दो, माइनस दे दो। अगर ये फिगर होता 2, क्या आता 2, तो मैं यहाँ कर देता 1/2 माइनस का 1/2। अगर होता एम होता बाई चांस एम होता -3/2, तो दूसरा एम क्या हो जाता मेरा 2/3 और माइनस का मैं प्लस कर देता, समझ गया ना, दूसरा एम। तो स्लोप भी मिल गया, ओके, तुम्हें स्लोप भी मिल गया, तुम्हें स्लोप मिला -1, बस खत्म बात। क्यू लाइन की इक्वेशन आ गई, क्यू लाइन की इक्वेशन आ गई, -y1 इज इक्वल टू एम x - x1। तो किस तरीके से हमने पहले p की स्लोप निकाली, क्योंकि p और q परपेंडिकुलर, तो हर बार काउंटर बिहेवियर तुम्हारा काम आ रहा था कि यार परपेंडिकुलर क्यों दिया हुआ है, यही तुम्हारे दिमाग में प्रोसेस स्टार्ट करेगा सोचने का। तो कितना आ गया था एक्स ओ वाला पॉइंट, जो क्योंकि मैं q का निकाल रहा हूँ ना, तो मैं q के लिए मैं q लाइन का ही तो x1 y1 लूँगा, 2 और 4 का 3 और 4 का यूज़ करूँगा, -4 y1 4 है ना, y वाला 4 है ना, m स्लोप आया -1, x पर इसी रखूँगा, x1 है 3, तो y -4 -1 दोनों को मैं अंदर भेजूंगा, तो -x माइनस इंटू माइनस प्लस, ये ध्यान रखना 1 × 3 सबको इधर ले लेना, +x हो जाएगा, +5 पहले से ही है यहाँ पर ही, और -3 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, इधर आके 0 हो जाएगा, ये आगे लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन किसकी, क्यू की। दैट्स इट, दैट्स इट। तो ये थी कहानी स्ट्रेट लाइन का, कितनी अच्छे से मैंने सारी चीज़ समझाई है। तो जो सर्कल वाला क्वेश्चन था जिसमें हम लोग को आधा घंटा लग गया था, आप देखो यार तुम किस तरीके से मतलब नज़रों से कर लोगे। मैं बता रहा हूँ, बड़ा सा मैं सर्कल बनाऊंगा जिससे तुमको अच्छे से समझ में आए, बड़ा सा सर्कल बनाया। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है, एक लाइन ऐसे गिवन थी, एक लाइन ऐसे गिवन थी, सेंटर से 2 परपेंडिकुलर होके जा रही थी, ये ऐसे परपेंडिकुलर जा रही थी। परपेंडिकुलर का मतलब अगर कॉर्ड में सेंटर से परपेंडिकुलर है, मतलब मिड पॉइंट भी हो जाता है, ये थ्योरम याद रखना। अगर सेंटर से कोई लाइन कॉर्ड में परपेंडिकुलर है, मतलब आधी आधी डिवाइड कर देती, ये बस इसको आग बंद करके मान लेना। एक ये जा रही थी, तो ये भी मिड पॉइंट हो गया। तुम्हें पॉइंट कौन कौन से दिए थे मालूम है, तुम्हें निकालना था इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना था। अब इक्वेशन सर्कल तुम्हें क्या चाहिए मालूम है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। एक तो तुम्हें ये वाले पॉइंट चाहिए थे, बीच वाले सेंटर वाले, यहाँ पे h और k चाहिए। दिया क्या था पहले देख लेते हैं, समझो तुम्हें दिया हुआ था, चलो मैं एग्जैक्ट ले लूँ, मैं एग्जैक्ट वैल्यू ले लेता हूँ। तुम्हें दिया था 2,1, तुम्हें दिया था -1 2 और तुम्हें दिया था 0,5। निकालना किसका था, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन सर्कल क्या मांग रहा है, एच के मांग रहा है और रेडियस मांग रहा है। तो रेडियस के लिए तुम रेडियस कहीं से भी जोड़ दो, चाहे रेडियस तुम इधर से जोड़ दो, ये रेडियस मतलब सर्कल तक जाना ना, इधर से इधर जोड़ लो, कहीं से भी जोड़ लो रेडियस, इधर से इधर जोड़ लो, इधर से इधर जोड़ लो, वो रेडियस सब में सेम रहने वाली है। तो ये तुम्हें डिस्टेंस चाहिए था, अब ये डिस्टेंस के लिए तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसके लिए एच के चाहिए, है ना, h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, लेकिन वो है ही नहीं h के, और h के तुम्हें इक्वेशन में भी चाहिए। तो कुल मिला के तुम्हें सेंटर की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी थी, तुम्हें h और k दिया नहीं था। h के मिल जाता तो तुम्हें रेडियस मिल जाता डिस्टेंस फॉर्मूले से, है ना। तो तुम्हारा काउंटर अटैक क्या है,
हमारा काउंटर अटैक यही है कि यार इसके में तो कुछ नहीं दिया है यार, इंफॉर्मेशन यहाँ यहाँ क्यों दिया हुआ है, और इसके तो जो लाइन जा रही है परपेंडिकुलर क्यों दी हुई है। ये थी कहानी इसकी। ये तुम्हारा काउंटर बिहेवियर था कि यार ये पॉइंट दिए हुए जिसका रोल ही नहीं है इसके निकालने के लिए, तुम्हें ऐसा लग रहा था ये क्यों दिया हुआ है, ये तुम्हारा काउंटर बिहेवियर हो गया था। तो तुमने क्या किया था कि हमें पता था ये परपेंडिकुलर है, तो यार इसका मतलब मिड पॉइंट मिल जाएगा, दोनों के मिड पॉइंट निकाल लेंगे। तो पहला स्टेप क्या था, दोनों के मिड पॉइंट निकालना, ये लाइन का भी, BC लाइन का भी, AC लाइन का भी, AB लाइन का भी। AC दिया हुआ था यहाँ पर, यहाँ AB दिया हुआ था, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, AC का भी मिड पॉइंट निकाल लेंगे। कैसे निकालना है पता है तुम्हें, तो अभी हमें पता नहीं सेंटर में जाना कैसे, लेकिन मेरा काउंटर बिहेवियर क्या कह रहा है कि मिड पॉइंट दिया हुआ है और ये लाइन यार HK में जा रही है, कुछ तो रिलेशन बन जाएगा, कुछ तो बनेगा। तुम्हें कंक्लूजन तुमने अभी से मत निकाल लो, तुम्हारा एंडिंग वाला जो स्टेप है वो तुम्हें नहीं दिमाग में आ रहा है, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा इशारा आ रहा है, तुम्हें इशारा मिल रहा है कि मिड पॉइंट दिया हुआ है यार, हमें इससे ना मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, HK से कुछ तो कनेक्टिविटी मिलेगी, HK वाले लाइन का जो BC का पॉइंट होगा वो HK का भी पॉइंट होगा, तो यहाँ से कुछ कनेक्टिविटी मिलने वाली है आगे चल के। तो AC का मिड पॉइंट निकाल लिया हमने, और साथ में एक ही स्टेप में BC का भी मिड पॉइंट निकाल लिया। कैसे निकालना है यार, ये बार बार सुनिए, मैं रिपीट करूँगा। BC का चलो मिड पॉइंट तो मिल गया। अच्छा, मिड पॉइंट मिलने से हमें ये पता है कि ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो मुझे है ना H और K का मतलब ये वाली लाइन जो है, लाइन एक लाइन ले लें P, ठीक है, एक ये वाली लाइन P होगी, ये वाली लाइन Q होगी, ठीक है ना, ये दो लाइन है, ये तो रेडियस है। तो मुझे है ना, अगर मैं ये निकाल लूँ स्लोप इसका, क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो स्लोप है ना, स्लोप से क्या हो जाएगा, जो इसका स्लोप होगा परपेंडिकुलर रेसिप्रोकल इसका स्लोप हो जाएगा। तो BC का स्लोप निकालोगे तो रेसिप्रोकल करके Q लाइन का स्लोप निकल आएगा। तो Q लाइन में क्या क्या आ गया, पॉइंट भी आ गया, स्लोप भी आ गया, दो पॉइंट मिल गए, यहाँ मिड पॉइंट वाले पॉइंट मिल गए P लाइन के, Q लाइन के, ठीक है। तो स्लोप निकाल लेंगे सेकेंड स्टेप में। स्लोप किसका निकालेंगे, BC का स्लोप निकालेंगे। BC स्लोप कैसे, y2 - y1 h2 डिवाइड बाई h2 - x1। BC का स्लोप को क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल और साइन पलट देंगे, रेसिप्रोकल एंड रिवर्स द साइन, अगर माइनस में प्लस करो तो प्लस है तो माइनस कर दो, तो वो हो जाएगा तुम्हारा रेसिप्रोकल रिवर्स करने का स्लोप हो जाएगा Q का। इसी तरह स्लोप निकाल लेंगे हम AC लाइन का, फिर क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल और रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल और रिवर्स कर देंगे, तो वो स्लोप निकल जाएगा P का स्लोप निकल आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के तुम्हें P लाइन के दो पॉइंट भी मिल गए, P लाइन का x1 y1 भी मिल गया और P लाइन का M भी मिल गया, रेसिप्रोकल करके निकाला। इसी तरह Q लाइन का ये जो मिड पॉइंट मिला था मतलब x1 y1 भी मिल गया और Q लाइन का स्लोप भी मिल गया ना, स्लोप भी। Q लाइन स्लोप कैसे निकाला, इसका स्लोप निकाला, बाद में रेसिप्रोकल और साइन पलट के वो इसका स्लोप हो जाता है क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये मिल गया। तो भाई अगर मैं P लाइन की इक्वेशन बनाऊं तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, तो P लाइन की स्टेट ऑफ इक्वेशन में क्या क्या चाहिए तुम्हें, y - 1 y1 = m इन ब्रैकेट x - x1, m भी मालूम है, y1 x1 भी मालूम है, P लाइन की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। Q लाइन का भी तुम्हें क्या मिल गया, x1 y1 m दोनों मिल गया ना सब कुछ, तो Q लाइन की भी क्या मिल जाएगी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो तुम्हें P लाइन की भी स्टेट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गई, तुम्हें Q लाइन की भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल गई। अब एक और कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो दो लाइन हैं P और Q, ये दोनों सेंटर पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हाँ या ना बोलो, हाँ। तो अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को अगर हम साइमल्टेनियस तरीके से, फिर देखो ये हो गया तुम्हारा पहला, फिर दूसरा स्टेप, ये था तुम्हारा तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप क्या है, दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन को तुम क्या करोगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन से क्या कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे। ये दो लाइन का P और Q का तुम्हें इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गया, क्या कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे। तो एलिमिनेट करोगे
तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक्स एंड वाई मिल जाएगा। एलिमिनेट करने में एक्स और वाई मिल जाता है ना। तो वो जो दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं और दो लाइन से एलिमिनेट साइमल्टेनियस इक्वेशन से एलिमिनेट करा के एक्स वाई निकालोगे, वही दो लाइन का वो कॉमन पॉइंट होता है। देखो ये एक लाइन थी, पी लाइन की इक्वेशन, क्यू लाइन की इक्वेशन, दोनों को क्या कर दिया हमने, एलिमिनेट करा के साइमल्टेनियस इक्वेशन से एलिमिनेट करा के एक्स वाई निकाल लिया। वो जो एक्स वाई होता है वो दो लाइन का कॉमन पॉइंट कहाँ है, ये दो लाइन कॉमन पॉइंट यही तो है इसके। ओहो हो, इसके मिल गया भाई, सेंटर पॉइंट मिल गया, मिल गया इसके। तो कहाँ बहुत ज़्यादा लेंदी था, किस तरह स्टेप बाय तुम करते चले गए सब कुछ। इसके तुम्हारा टारगेट इसके निकालना था, तो किस तरीके तुमने पहले स्लोप निकाला, मिड पॉइंट x1 y1 निकाला, इसका स्लोप निकाला, ये लाइन का स्लोप निकाला, मिड पॉइंट x1 y1 निकाला, फिर इसकी अलग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना दी, ये वाली लाइन की इसकी अलग बना दी। ये तो रेडियस है, ठीक है ना, ये छोड़ दो। तो इसके मिल गया, और तुम्हें क्या चाहिए, इसके मिल गया, रेडियस चाहिए, तो रेडियस ये दो इसके तो मिल ही गया ना। तो तुम्हें x2 y2 और x1 y1 तो मालूम है, ये दो डिस्टेंस फॉर्मूले से इसका डिस्टेंस निकाल लो, वही रेडियस हो जाएगा, डाल देना लाकर, मिल गई इक्वेशन ऑफ सर्कल। हाउ इजी इट वॉज, एक्चुअली हाउ इजी इट वॉज, अगर तुम काउंटर बिहेवियर रखते हो। तो हर चैप्टर को डील करने का मैं तरीका बताऊंगा, और इससे इजी वे मुझे नहीं लगता है कि हो सकता है कुछ भी। जितना इजी वे से मैं ये कर देता हूँ किसी भी क्वेश्चन, किसी भी कॉन्सेप्ट को मैं करता हूँ, ये है ये बात, तो आप समझो इस बात को। तो फिर यही एक आखिरी ऑप्शन है अब कि हमसे आप जितना आसान तरीके से सीख सकते हो, इससे आसान तरीका और कुछ है नहीं। आप चाहो तो कहीं पर भी यूट्यूब में या कुछ भी देख लो, छान मारो, बस। तो तुम्हें यहीं पर ट्रस्ट रखना पड़ेगा, और जो तरीका मैं बता रहा हूँ इसी पर आपको फोकस करना पड़ेगा, अपने आप को पुश करना पड़ेगा, क्योंकि ये मोस्ट ईजी वे से मैंने चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की है। ओके, बस एक ही तरीका है। अगर आपको बेहतर से बेहतर, यानी अगर आपको बहुत अच्छा सीखना है, तो पर्सनल लेवल पे तो आपको ज्वाइन होना ही पड़ेगा। पर्सनल लेवल पे आपको ज्वाइन होना पड़ेगा, क्योंकि पर्सनली ही हर बच्चे का अपना एक यूनिक माइंड होता है, हर बच्चे का अपना एक यूनिक माइंड होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो एक होता है कि एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में एक टीचर है और 20, 30, 50 बच्चे हैं, ठीक है ना। टीचर एक है, और टीचर का जो लर्निंग स्टाइल है वो तो एक ही तरीके से आउट गोइंग देगा ना, वो आउटपुट जो देगा वो एक ही वे से देगा। बच्चे हैं 30, 40, हर बच्चे के पास अपना एक अलग यूनिक माइंड है, वह एक अपने तरीके से अपने ग्रास्पिंग पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना चाह रहा है। तो यही रीज़न होता है कि स्कूल में या फिर जो बड़े कोचिंग सेंटर होते हैं, या फिर ऑनलाइन में अगर एक बैच में बहुत ज़्यादा लोग जुड़े होते हैं, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं अच्छी हो पाती है। तो यही रीज़न है। पर्सनल में क्या होता है कि हाउ वी डील ईच एंड एवरी स्टूडेंट पर्सनली, उनको उसके दिमाग से सिखाना, उसके तरीके से सिखाना। तो बच्चे के अंदर बहुत टैलेंट होता है, बच्चों को लगता है कि उसके पास वो टैलेंट नहीं, उसका उतना पोटेंशियल नहीं है। ऐसा नहीं है, पोटेंशियल बहुत है। पोटेंशियल निकालने वाला तो कोई चाहिए भाई। तो पोटेंशियल होता है, लेकिन होता है कि छोटे क्लास से ही, क्लास 6, 7 से ही एक प्रॉपर टीचिंग नहीं मिलती है। तो जब प्रॉपर टीचिंग नहीं मिलती है, तो पहले तो छोटा सा बर्डन हुआ, बड़े क्लास में पहुंचा, 8 क्लास में पहुंचा, तो पहले एक बर्डन था, 7 क्लास ही अच्छा नहीं सीखा था, और बर्डन आ गया 8 क्लास का। क्योंकि 8 क्लास, जब 7 क्लास अच्छा नहीं सीख पाया, तो 8 क्लास में भी क्वालिटी डाउन हो जाएगी। 8 क्लास में अच्छा नहीं सीख पाएगा, 7 के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आगे जाएगा और बर्डन, फिर और बर्डन, और बर्डन है ना मल्टीप्लाई हो जाता है। बर्डन क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, ऐड नहीं होने लगता है, नॉट ऐड, मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई इतना वीक होता जाता है बच्चा, इतना वीक होता जाता है बच्चा, कि बच्चे के पास अपना जो पोटेंशियल होता है वो दब जाता है पूरा। अगर प्रॉपर उसे टीचिंग नहीं मिली, तो हमेशा याद रखना, टीचिंग में कभी भी कंप्रोमाइज़ मत करो, कभी मत करो कंप्रोमाइज़। एजुकेशन में नो कंप्रोमाइज़, याद रखना। इट इज़ नॉट लाइक कि कोई वो तो है नहीं कि कपड़े लेने गए हम लोग, या होटल गए खाना खाने, है ना, होटल में खाना खाया और खाना अच्छा नहीं लगा, तो हम नेक्स्ट टाइम दूसरे होटल चले जाते हैं, नहीं यार वहाँ नहीं जाएंगे, रेस्टोरेंट में कहीं और होटल चले जाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपका एक क्लास 7th हो गया, क्लास 8th हो गया, मतलब हो गया, खराब हुआ अच्छा हुआ, हो गया, दैट इज इट इज़ डन। दोबारा नहीं करने जाओगे आप कि यार 8th क्लास मैंने अच्छा नहीं पढ़ा, मैंने 10th क्लास अच्छा नहीं पढ़ा, मैं दोबारा पढ़ने जाऊँगा, मैंने कपड़े अच्छे नहीं मिल पाए मुझे, चलो मैं कोई और शोरूम जाऊँगा। एक बार हो गया तो हो गया। तो टीचिंग में क्वालिटी कभी मत डाउन करो, कहीं से भी आप ट्यूशन लो, पर्सनल ट्यूशन ही लो,
और पर्सनली सीखने की कोशिश करो। ये मेरी एज ए टीचर, और आज टीचर्स डे भी है, तो ये मेरी एक बहुत बड़ी एक एडवाइस है, ठीक है ना। आज क्या है, टीचर्स डे है, तो मेरी ये एडवाइस है सभी बच्चों के लिए कि पर्सनल ट्यूशन लो आप, पर्सनल टीचिंग लो आप, क्योंकि आपका अपना एक खुद का यूनिक माइंड है, जो सीखने का तरीका, ग्रास्पिंग पावर आपकी अपनी खुद की है। तो ये एडवाइस है लाइफ में, अगर बहुत बेहतर सीखना है। भाई हमारे ट्यूशन का नाम क्या है, बी स्कॉलर। तो बी स्कॉलर का बी मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो बी स्कॉलर का मतलब ही क्या होता है, इन हिंदी और इन उर्दू काबिल बनो। तो हमेशा याद रखो, आपको रट के पढ़ाई नहीं करनी है, आपको काबिल बनना है कि किसी के सामने जाओ, आप 10 के सामने बैठो तो आप है ना अपनी काबिलियत दिखा सको। ठीक है, चलो, गुड बाय।